Good evening, students. So yesterday were discussing about the neo-Darwinism, and I told you that Charles Robert Darwin has given natural selection theory. But there was some criticism about Charles Robert Darwin natural selection theory. He did give that the organisms evolve gradually along with the time and nature select them, but he did not give the reason of the evolution. He did not give the reason of variations, how the variations arises. So Hugo de Vries has given the reasons, and he said that mutations are the causes of variations. When then later both the theories are combined and called as neo Darwinism theory. So yesterday we have left the topic at that point. Now today our topic is, as you can see, there is a screen is shared to you, and it is Hardy-Weinberg's equilibrium and factors affecting equilibrium. But before moving to this topic, we will be quick revising the yesterday's topic. So, recap of Neo Darwinism. On the basis of criticism, it can be said natural selection is an important cause of variation, but not it is the sole reason. Recently, theory has been modified and known as Neo Darwinism. थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और उसे न्यू डार्विनिज्म कहा गया. न्यू डार्विनिज्म मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहा गया है, और ये इंटीग्रेशन है सेपरेट आइडियाज का ऑन एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स. इट इज बेस्ड ऑन म्यूटेशन प्लस नेचुरल सिलेक्शन प्लस आइसोलेशन. तो इसमें तीनों चीजें हैं, म्यूटेशन भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है और आइसोलेशन भी है. यानी ये रीजन बताता है कि म्यूटेशन आर द रीजन ऑफ वेरिएशन, then their natural selection occur, and then there is an isolation and creation of new species occur. Now comparison of Darwin and De Vries theory. म्यूटेशन थ्योरी और इन दोनों थ्योरीज का क्या कंपैरिजन है. डार्विन कहता है कि एवोल्यूशन माइनर वेरिएशंस की वजह से होती है. म्यूटेशन थ्योरी कहती है कि म्यूटेशन विच कॉजेज द एवोल्यूशन. तो म्यूटेशन ही है जो मेन रीजन है एवोल्यूशन का, ऐसा म्यूटेशन थ्योरी डी विरीज कहते हैं, क्योंकि म्यूटेशन की थ्योरी डी विरीज ने दी है. डार्विनियन वेरिएशन स्मॉल होते हैं, स्लो होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, जबकि म्यूटेशन रैंडम होते हैं, सडन एंड डायरेक्शन लेस होते हैं. तो ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंस है कि डार्विन कहता है स्लो और डायरेक्शनल वेरिएशंस होते हैं, और डिवरीज कहते हैं कि म्यूटेशन रैंडम होते हैं, सडन और डायरेक्शन लेस होते हैं. देन एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल. एवोल्यूशन डार्विन के हिसाब से बहुत धीरे होता है. डिवरीज बिलीव करता है कि म्यूटेशन कॉज्ड बाय कॉज सीसिएशन एंड हेंस इट इज कॉल्ड साल्टेशन. ये कहता है कि सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होते हैं और इसी की वजह से नई स्पीशीज बनती हैं, स्पीसिएशन होता है. तो ये कंपैरिजन हमने समझ लिया. अब हम आगे समझते हैं. वेरिएशन कैन बी डिफाइंड. वेरिएशन क्या है, इतनी बातें हो रही हैं वेरिएशन की, म्यूटेशन से वेरिएशन होते हैं. वेरिएशन होते क्या है? वेरिएशंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंसेस दैट अकर इन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज. एक ही स्पीशीज के मेंबर में जो डिफरेंसेस आते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंसेस आते हैं उन्हें वेरिएशन कहते हैं. वेरिएशन विद रेफरेंस टू एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के प्रेजेंस में हो सकता है. जैसे हम देखते हैं ह्यूमन में कितने सारे वेरिएशंस होते हैं. हर एक ह्यूमन की हाइट अलग होती है, हर एक ह्यूमन का हेयर का कलर अलग होता है, उसमें टेक्सचर में अलग होता है. किसी के स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के दोनों होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, वेवी कलर. तो दैट इज व्हाट दैट आर वेरिएशंस. और दो स्पीशीज अगर वेरिएशन ही नहीं होते तो कोई स्पीशीज नहीं बनती ही नहीं. जैसे पहले अर्थ पे बनी थी वैसे की वैसी रहती. पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मतलब प्लांट्स में देख लो या एनिमल में देख लो, वैरायटी बहुत है हमारे पास. यानी स्पीशीज वैरायटी कहाँ से आई? क्योंकि वेरिएशन आए, तभी इतनी सारी वेरिएशंस की वजह से ही स्पीशीज नई नई बन पाए. वेरिएशन रॉ मटेरियल है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के. देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ वेरिएशन. कुछ कॉजेज हैं वेरिएशन के, यहाँ पर ये आपको बुलेट पॉइंट्स में दिए गए हैं कि जेनेटिक, इन्वायरमेंटल. जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, पर ज्यादा बेसिकली जेनेटिक होते हैं क्योंकि जीन बेसिस होना चाहिए वेरिएशन का. म्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल और न्यू कॉम्बिनेशन. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल जब
रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके डीएनए मिक्स होते हैं और एक न्यू डीएनए बनता है। तो म्यूटेशन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से भी होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी होते हैं, जीन म्यूटेशंस होते हैं, नई जीन बन सकती हैं, इंसर्शन डिलीशन सब्स्टिट्यूशंस, रैंडम असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, रैंडम फर्टिलाइजेशन, ये रीजन बनते हैं म्यूटेशंस के। जीन्स का रैंडम असॉर्टमेंट होना, क्रॉसिंग ओवर होना ड्यूरिंग द मियोसिस, आपको पता है मियोसिस के स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, कभी जीन्स डिलीट हो जाएं, कभी सब्स्टिट्यूट हो जाएं। तो आपको पता है जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिफ्थ कोडोन पे जो रिप्लेस हो जाता है, एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो वो एक सब्स्टिट्यूशन ही तो है, जिससे कोडोन बदलने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। तो इस तरह से म्यूटेशंस होते हैं। होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू। स्पीसीएशन क्या है? अब म्यूटेशन होंगे तो नई स्पीशीज भी बनेंगी। तो स्पीशिएशन इज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्पीसीएशन। अगर कोई बड़े से पॉपुलेशन में से कोई एक हिस्सा ऑर्गेनिज्म का किसी एक बड़े दूसरे जगह चला गया, जो जोग्राफिकली आइसोलेट हो गया, और वो पर्टिकुलर दूसरे एरिया में अपने उस नए हैबिटेट के अकॉर्डिंगली अपने आप के अंदर वेरिएशन लाता गया, अपने अंदर ऐसी प्रोजेनीज बनाता गया जो उस हैबिटेट में अडेप्टेबल हैं, तो दोनों सब पॉपुलेशन अलग अलग स्पीशीज को रिजल्ट करेंगे। हमने पढ़ा था गैलापागोस आइलैंड पे तो डार्विन फिंचेस थी, वो भी तो अपने आइलैंड्स के सीड हैबिट्स की वजह से, खाने के हैबिट्स की वजह से अलग अलग हो गई थी। तो स्पीसिएशन वही होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में होने पर जब वो दो सब पॉपुलेशन आपस से बहुत दूर हो गई जोग्राफिकल बैरियर से और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में चली गई हैं, तो नई स्पीशीज बन सकती है, बनती ही है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। हार्डी बेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? हार्डी बेनबर्ग प्रिंसिपल, अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन है जो कि डिस्क्राइब कर रही है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को विद इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम को ये रिप्रेजेंट करती है कि मतलब जीन्स इक्वल रहेंगी, जीन पूल कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉपुलेशन का। अगर जीन पूल कांस्टेंट रहेगा तो कोई इवोल्यूशन नहीं होगी। इट स्टेट्स दैट, नीचे उसकी स्टेटमेंट लिखी है, दैट इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे आप ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल ले सकते हो, पूरे अर्थ पे इतने सारे मोस्ट पॉपुलस पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इवन ह्यूमंस का, तो रैंडम मेटिंग अगर भी है इनमें, तो जो जीन पूल होगा, टोटल जीन होंगे जो टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो इनकी जीन्स कांस्टेंट रहेंगी आगे की आने वाली जनरेशन्स में भी। और अनलेस कब तक कांस्टेंट रहेंगी? जब तक कोई आउटसाइड फोर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं करता और इनकी जीन फ्रिक्वेंसीज को चेंज नहीं करता, टोटल जीन्स को चेंज नहीं करता। इन सच अ वे इवन द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ जीन्स विच वन वुड अज्यूम वुड डिसअपियर आर प्रिजर्व्ड, और इस तरह से जीन का प्रिजर्वेशन भी होता है। तो जीन्स प्रिजर्व रहती हैं और एवोल्यूशन नहीं होता हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अजम्पशंस क्या है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के? क्या मानता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? कि मेटिंग रैंडम है, देयर इज नो मेटिंग प्रेफरेंस, कि जो दो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो रैंडम मेटिंग कर रहे हैं, कोई फिक्स लाइन के अंदर मीटिंग नहीं हो रही है, तब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम रहता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए मेल does not prefer and small a female, there is no preference of partners. Then second assumption है no mutations are arising, that is allele must not change, एलील चेंज नहीं हो रही है क्योंकि म्यूटेशंस ही नहीं हो रही है, इसलिए एलील भी चेंज नहीं हो रही है। नो जीन फ्लो, कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा। एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन द पॉपुलेशन एंड अदर पॉपुलेशन मस्ट नॉट अकर। जीन फ्लो क्या कहते हैं? जैसे कि कहीं पर जीन का एक्सचेंज होता है किसी दो पॉपुलेशन के, उसे जीन फ्लो कहते हैं। या दो, जैसे मैंने भी बताया था कि एक पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स चले गए और वो जोग्राफिकली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, तो इनका जीन फ्लो क्या हो गया था? ब्रेक हो गया था, स्टॉप हो गया था। पर अगर किसी भी रीजन से मान लो ये बीच का बैरियर हट जाए, तो ये पॉपुलेशन आकर इधर भी मेटिंग कर सकती है। एक ही मेंबर की पॉपुलेशन थी जो सब में बटी है, सब पॉपुलेशन में, तो इसको बोल देंगे वापस अगर आ सकती है तो जीन फ्लो बोल देंगे।
तो जीन फ्लो पर यहाँ पर क्या है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, तभी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम रहेगा। नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं चलना चाहिए इनके अंदर। नेचुरल सिलेक्शन मस्ट नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फेवर ना करे, सभी को फेवर करे इक्वली। पॉपुलेशन साइज इन्वायलेंटली लार्ज होना चाहिए, पॉपुलेशन लार्ज होगी तो रैंडम सैम्पलिंग एरर्स नहीं होंगे। तो ये हमको पता चल गया। assumptions में importance क्या है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का। हार्डी वेनबर्ग मॉडल इनेबल्स अस टू कंपेयर अ पॉपुलेशन एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर ओवर टाइम, मतलब हमें इस काबिल बनाता है हार्डी वेनबर्ग मॉडल कि हम पॉपुलेशन का एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर के आगे आने वाले कुछ सालों बाद ये पॉपुलेशन किस तरह से इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। With the genetic structure, we would expect if the population were in Hardy-Weinberg equilibrium and not evolving. हम ये भी बता सकते हैं कि population evolve होगी कि नहीं होगी। इसका if genotype frequencies differ from those, अगर इसकी genotype frequencies बदल जाएंगी तो evolution होगा। So consider a population whose gene pool is contains the alleles capital A and small a। और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन और इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। हार्डी एंड वेनबर्ग असाइन द लेटर्स पी, आप देख रहे हो कि स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एक डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को, एंड स्मॉल ए जो रिसेसिव एलील है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी लेटर क्यू से, रेड कलर से मैंने मार्क किया है। So this is recessive allele Q representing the recessive allele A. Letter Q is representing recessive allele A frequency. Sum of the alleles must be equal 100%. Then P plus Q का value is equal to 1. ये 1 आना चाहिए। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा तो इन दोनों का प्लस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन वुड इक्वल p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आपको पता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। दिस ओवरऑल इक्वेशन फॉर द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द p प्लस q का होल स्क्वायर अगर हमने ओपन किया। फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जीन माइग्रेशन, इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन ऑफ द इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। जीन माइग्रेशन मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में कोई इंडिविजुअल्स का ग्रुप किसी और पॉपुलेशन में ऐड हो गया तो अपनी जीन्स को भी ले गया वो दूसरे पॉपुलेशन में और वहां जाके वो बस गया, वहां जाके उसने मेटिंग करी, तो जीन माइग्रेशन इसे बोलते हैं। तो पिछली पॉपुलेशन में जहां से वो आया है वहां से उसकी जीन्स कम हो गई, रिड्यूस हो गई, लॉस्ट हो गई और दूसरी तरफ वो क्या हो गई, ऐड हो गई। तो न्यू जीन एलील्स आर एडेड and to the new population and these are lost from the old population। इस तरह को जीन माइग्रेशन कहते हैं। तो जीन माइग्रेशन इसको इफेक्ट कर सकता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम या ज्यादा कर सकता है और इस केस में अगर जीन माइग्रेशन हो रहा है एवोल्यूशन होगा। जीन फ्लो, अगर जीन माइग्रेशन कई बार हो जाए तो हम बोल देंगे
gene migration happening multiple times, then we will say that the gene flow. Genetic drift. Genetic drift क्या होगा? Accidentally gene flow causing a change in frequency. Accidental कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी बदल गई. जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई कैलामिटी आ गई और एक पर्टिकुलर तरह की पॉपुलेशन ही उससे ज्यादा इफेक्ट हुई, वहां पर के लोग खत्म हो गए, वहां के पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो गई, हम बोलेंगे उनकी जीन एकदम से लॉस्ट हो गई. समटाइम the changes in the frequency is so different that in new sample of population that they become a different species. और जो बच गए थोड़े इंडिविजुअल जिनको कैलामिटी से वो बाई चांस बचे हैं, वो अब नई पॉपुलेशन को ओरिजिनेट करेंगे और ये ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन फाउंडर्स बन जाएंगी नए पॉपुलेशन के लिए, नई स्पीशीज के लिए, और इस इफेक्ट को बोला जाता है फाउंडर इफेक्ट. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के वक्त जो कुछ ग्रुप पॉपुलेशन का बच जाता है और जो नई स्पीशीज को या नए पॉपुलेशन को जन्म देता है उसे फाउंडर इफेक्ट और फाउंडर्स बोलते हैं. देन आप फाउंडर्स आप ऑर्गेनाइजेशन से भी समझ सकते हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई फाउंडर होते हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते हैं. नाउ फैक्टर्स और भी हैं. म्यूटेशन, फोर्थ फैक्टर म्यूटेशन होता है. इसका अगर आपको क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग. तो आपको हर एक फैक्टर इसमें लिखना है. म्यूटेशन आपको पता ही है, हमने बता दिया, इट इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप बिकॉज जीनोटाइप बदल जाता है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन बदल जाता है, तो फिजिकल अपीयरेंस तो बदलना ही. ओवर फ्यू जनरेशंस इट लीड टू स्पीशिएशन, इसकी वजह से स्पीशिएशन हो जाता है. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? इट इज ड्यू टू द रीशफलिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन. ऐसे जीन्स जो जब बदलते हैं जब क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होती है. आपको पता है मियोसिस के वक्त, प्रोफेज 1 के वक्त क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में. तो जो ओरिजिनल पेरेंट्स के होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनसे स्पर्म और एग बनने से पहले ही उनके अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है. उसकी वजह से भी क्या आता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी एक रीजन बनता है एवोल्यूशन का. नेचुरल सिलेक्शन ये प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट सूटेड टू द इन्वायरमेंट. आपको नेचुरल सिलेक्शन तो अब तक बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, यानी कि अगर उनके अंदर कोई एडेप्टेशन है, कोई एडवांटेज है और वो अपने आप अपनी एडेप्टेशन की वजह से अगर नेचर में बहुत ज्यादा फिट हो रहे हैं तो इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर द एनवायरमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके की होती है नेचर में. आपके बुक में इनको ग्राफ्स के साथ समझाया हुआ है. तो अलग से नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है वो हो सकता है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो 3 तरह की होती हैं. फर्स्ट, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. इट इज द सिलेक्शन दैट फेवर्स द इंटरमीडिएट फिनोटाइप. ये सिलेक्शन इंटरमीडिएट फिनोटाइप यानी मीन वैल्यू को सिलेक्ट करता है. हेंस बोथ द एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ ट्रेट्स आर एलिमिनेटेड. इसमें दोनों एक्सट्रीम ट्रेड्स को एलिमिनेट करके ऐसे इंडिविजुअल जो मीन साइज के हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है. आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे, आप देख रहे हो कि कोई भी एक कैरेक्टर दिया हुआ है और एक लोअर मोस्ट वैल्यू है, एक हायर मोस्ट वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं. इनको सिलेक्ट ना करके ग्राफ अगर इस तरह से बना के मीडियम वैल्यू के इंडिविजुअल, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये फेवर हुए हैं, तो इस तरह की सिलेक्शन को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ये ग्राफ है. तो इसमें दिस अकर व्हेन एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज. एनवायरनमेंट नहीं होता, नेचुरल सिलेक्शन भी डज नॉट हैव कॉज चेंजेस, एंड इफ द एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज देयर इज नो प्रेशर, वेल अडेप्टेड स्पीशीज. तो अपने आप ही एवरेज इंडिविजुअल्स, एवरेज कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल बढ़ते रहते हैं. इस केस में ही स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है जहाँ पे एनवायरनमेंट कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, गिविंग नॉट नो प्रेशर फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड ऐसे आप कैसे बता सकते हैं इसको कि फॉसिल सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज अनचेंज रही हैं, अब तक भी वो लिविंग फॉसिल्स हैं. वो जब से अर्थ बनी है तब से अभी तक ऐसे ही हैं, जैसे लोग फिन फिशेस हैं, ठीक है, गिंको बायलोबा है, और ऐसे बहुत सारे जाइंट वी कैन से टोटोइज है. तो इस तरह के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं. किंग क्रैब है जो कि एक फॉसिल्स होते हैं.
तो फॉसिल लिविंग फॉसिल्स भी हैं और ओल्ड फॉसिल भी, डेड फॉसिल भी हमें बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम में अनचेंज रहे थे, तो वो क्यों रह पाए? बिकॉज ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ इज डीप ओशंस। ओशंस में ये ज्यादा दिखा देता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन सेकंड तरीके का सिलेक्शन है, जिसमें सिलेक्शन दैट फेवर्स वन ऑफ द एक्सट्रीम वेरिएशन। कोई भी एक एक्सट्रीम ऑफ वेरिएशन, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को जो सबसे कम या सबसे ज्यादा एंड पॉइंट्स पे जो ग्राफ में, उनको सिलेक्ट करके और ग्राफ शिफ्ट हो जाता है एक तरफ, एक एक्सट्रीम की तरफ। दिस अकर whenever the environment changes in a particular way. Therefore, it is therefore selective pressure for the species to change in response to environmental change। ये पेपर्ड मॉथ में आता है। जैसे कि दो तरह के आपने मॉथ पढ़े हैं इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो डार्क मॉथ थे वो पॉल्यूशन वाले एरियाज में ज्यादा सिलेक्ट हो रहे थे, और जब हम पेस्टिसाइड ज्यादा छिड़कते रहते हैं तो नेचुरली जो सेंसिटिव वाले मच्छर होते हैं वो मरते रहते हैं, और जो रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं वो बचती रहती है। इस तरह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो वन एक्सट्रीम में फेवर हो जाते हैं। ये ग्राफ आप देख रहे हो कि वन एक्सट्रीम अगर हम बोल रहे हैं इस तरफ वाली एक्सट्रीम को सिलेक्ट करें तो ग्राफ थोड़ा सा इस तरफ को झुक गया है। तो ऐसे ही आपको भी बनाना है, पीक शिफ्ट टू वन डायरेक्शन ऐसे लिखना है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, जब आप डिसरप्टिव सिलेक्शन की बात करते हो तो इट इज द सिलेक्शन दैट फेवर्स बोथ एक्सट्रीम ऑफ द फिनोटाइप। दोनों तरफ एंड पॉइंट्स पे दोनों ही एक्सट्रीम वाले फिनोटाइप्स को चुन रही है, चुना जा रहा है नेचर के थ्रू। द इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज एलिमिनेटेड। मीडियम वाले मीडियम वाले कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म को नहीं चुना जा रहा। दिस सिलेक्शन रिजल्ट्स फेवरिंग ईदर एक्सट्रीम्स और ट्रेट्स वेरिएशन। दिस अकर्स वेयर एन एनवायरमेंटल चेंज में प्रोड्यूस प्रेशर दैट फेवर टू एक्सट्रीम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये प्रेशर की वजह से होता है। अब यहाँ पर दो पीक्स बन जाते हैं। वी गेट the graph of disruptive selection where both the ends of the extreme ends of the individuals are selected and two peaks are formed. Both extremes are favored. So this was the end of my lesson. हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का हमने पूरा क्लियर कर लिया। तीन टाइप के हमने सिलेक्शन पढ़ लिए, इक्वेशंस पढ़ ली, ऐसे फैक्टर्स पढ़ लिए जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। एंड हमने स्टार्टिंग में स्पीसिएशन, वेरिएशन, डार्विन थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी का कंपैरिजन एंड न्यू डार्विनिज्म पढ़ लिया। सो थैंक यू। So I am Heglata Yadav and I will wish you best of luck for your studies. Keep studying, and if you like the video, please hit the like button, share and subscribe to whoever who is studying online. Thank you.